नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर है यानी 6 सितंबर है और आज कौन से करंट अफेयर्स हमारे लिए बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स हमारे आगामी आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनमें पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि आज जो 6 सितंबर है कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं। पहला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च की इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया इंग्लिश प्रो ऐप। ये है क्या, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यानी ये जो मोबाइल ऐप है ये अपने आप में एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। तो प्रश्न ये है कि इंग्लिश प्रो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा करंट अफेयर्स हमारे लिए क्या है देखिएगा, इसी में इसका थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है और ये शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही यह भविष्य में बड़े स्तर पर शिक्षार्थी समूह की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के अधिक उन्नत संस्करण के साथ भी आएगा। यानी एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारतीयों के तरीके से अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने में मदद करेगा और भविष्य में इस एप्लीकेशन को और अपग्रेड किया जाएगा और अच्छे फीचरों के साथ इसको लाया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल प्रो ऐप इंग्लिश प्रो ऐप जो है वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा क्या है देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च की द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज। ध्यान दीजिएगा, नजेज का अर्थ होता है सिद्धांत, तो ग्रीन सिद्धांत यानी हरे सिद्धांत, छोटी सी बुक है हरे सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज जारी किया गया है। यह है क्या, यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। यानी छात्र अधिक से अधिक प्रकृति के साथ जुड़े रहें और प्रकृति से वो प्रेम करें, तो इसलिए इस बुक को रखा गया है। यानी हरियाली के महत्व को समझाने के लिए, प्रकृति के महत्व को समझाने के लिए, ये पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है और इसमें 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली अपनाने के लिए क्या किया गया, इसको प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें है क्या, और अच्छे से जान लो इसको। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत, नज यानी सिद्धांत, ठीक है, पर UNEP की पहली पहल है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए इस पर केंद्रित है और इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं, यानी 40 सिद्धांत इसमें शामिल हैं। सरल उपाय जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाते हैं और इन उपायों को विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी एक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसके द्वारा ये लोगों को पर्यावरण की तरफ आकर्षित करने के लिए, हरियाली की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, शामिल किया गया है। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो पर्यावरण की तरफ और अधिक केंद्रित होंगे और अधिक वो पर्यावरण की तरफ आकर्षित होंगे। और इसमें 40 ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिन सिद्धांतों को अपनाकर हम लोग और छात्र या जो कर्मचारी हैं विश्वविद्यालयों के कोई भी, वो
पर्यावरण की तरफ और अधिक आकर्षित होंगे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी जो आयोजित होंगी परीक्षाएं उनमें ये अवश्य पूछा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका प्रश्न कैसे बन सकता है देखिएगा, निम्न में से किसने विश्वविद्यालयों के लिए ग्रीन नजेज कार्यक्रम शुरू किया, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। और आपके पास ऑप्शन इस तरीके के हो सकते हैं, UNEP, IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WHO और या वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से इसका प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, जिसका विश्लेषण अभी आपने इससे पिछले देखा। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या बन रहा है, पंजाब सरकार ने लॉन्च की आई रखवाली ऐप। अब ये है क्या देखिएगा, पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया है, आई रखवाली ऐप लॉन्च की है। और इस ऐप को राज्य सरकार विकसित पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने और प्रक्रिया में लोगों के हितधारकों को जोड़कर रखने का प्रयास के तहत किया गया है। यानी आई रखवाली ऐप के तहत क्या होगा कि हरियाली बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार ने इसको पर्यावरण संरक्षण के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और देखिएगा इसमें होगा क्या कि ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। और इस ऐप का इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना संबंधित वन प्रभाग अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने के लिए भी किया जा सकता है, जो बहुत अच्छी पहल है। ध्यान दीजिएगा, यानी अवैध जो वनों की कटाई होती है जिससे हमारा पर्यावरण को नुकसान होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। और इस तरह राज्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनाकर, हितधारक मतलब वो स्वयं इस कार्य को करेंगे, हितधारक बनाकर अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। तो अच्छी पहल है पंजाब सरकार द्वारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री, आपको मालूम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें किस तरीके का प्रश्न इसी का बन सकता है। तो किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो अभी आपने देखा पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया था। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जामों में बनने की संभावनाएं हो सकती है, जो आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिएगा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। और उससे पहले आप ये जाने कि ईज ऑफ बिजनेस ये होता क्या है। यानी जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी किसी राज्य में बिजनेस करने के लिए जाती है, तो वहाँ वो जब बिजनेस करने के जाएगी तो उसको कितनी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं, ये ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग है। यानी ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में यदि हम किसी अन्य राज्य में जाते हैं, वहाँ अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ बिजनेस करने के लिए भूमि को लेने या प्रमाण पत्र बनाने में किस तरीके की सरलता हमें मिलती है, कितना सरल हम जल्दी वहाँ अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं, ये है ईज ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या है देखिएगा, राज्यों और केंद्र संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग, ये देखिएगा कारोबार को सुगम बनाने के लिए सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी किया, ध्यान दीजिएगा। और इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। ये भी ध्यान दीजिएगा टॉप 4 कौन कौन से हैं। और यह रैंकिंग जो है वो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्या करता है, जारी करता है। यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन ने इसको तैयार किया है, जो कि विभाग है, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। विभिन्न प्रकार के विभागों से मिलकर एक मंत्रालय का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। राज्यों को यह रैंकिंग कई मानकों के आधार पर दी जाती है, जैसे निर्माण परमिट। देख लीजिए, कोई भी चीज़ हमें वहाँ निर्माण करना है तो उसकी परमिट हमें संबंधित राज्य सरकार से कितनी जल्दी और कितने सरल तरीके से मिलती है। श्रम नियमन, श्रम का नियमन वहाँ किस तरीके से हो रहा है। और पर्यावरण पंजीकरण करने के लिए हमें कितनी जल्दी वहाँ पर्यावरण पंजीकरण के लिए हम कर सकते हैं। यानी किसी भी सूचना तक हमें पहुँच बनानी हो तो कितनी जल्दी, ज़मीन की उपलब्धता कितनी जल्दी हो पाती है, परमिट कितनी जल्दी मिलता है, एनओसी कितनी जल्दी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एकल खिड़की प्रणाली, यानी एक ही जगह पर हमें क्या ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। यदि इन जो मानक हैं, इन मानकों पर कौन सा राज्य खरा उतरता है, तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर इसमें रखा गया।
तो ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ये प्रश्न बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर क्या मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। अब 5 सितंबर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में जो मदर टेरेसे का निधन हुआ था, मदर टेरेसा, इनकी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को इस दिन के रूप में घोषित कर दिया है। यानी मदर टेरेसा जो कि 1979 में जिनको क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको जब इनका निधन अमेरिका हुआ कोलकाता में, तो उस दिन को, जिस दिन इनका निधन हुआ उसी दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर। तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है। और इस दिन होगा क्या, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, लोकहित या लोक कल्याण के लिए जो काम करते हैं, उनके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है और दूसरे लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए भी जागरूक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के मामले में ये आप जाने रखिएगा। तो इसका प्रश्न यही बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। या ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का संबंध किससे है, तो इसमें कुछ नाम दे दिए जाएंगे, तब आप मदर टेरेसा को टिक करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट एक पुस्तक लिखी गई है, देखिएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये पुस्तक लिख रखी है। ये आगामी परीक्षा में कुछ पुस्तकें भी कभी कभी उनके लेखक पूछ ले जाते हैं। तो ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, जो कि एक इतिहासकार हैं। इतिहास के मामले में इनके लेख आते रहते हैं, आपने पढ़े होंगे पेपरों में। तो रामचंद्र गुहा ने एक अच्छी पुस्तक लिखी, इंडिया आफ्टर गांधी, यानी आज़ादी के बाद जो गांधी है, वो अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। तो रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी है। इसमें क्रिकेट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बातों को इसमें शामिल किया गया है और विश्व के अन्य क्रिकेटरों, अन्य खेलों की तस्वीरों को भी इन्होंने अपनी इस बुक में शामिल किया है। तो याद रखिएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा रामचंद्र गुहा, ये याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण इतने खबरें जो आपके सामने रखी ये थी, और इनसे बनने वाले प्रश्न थे। और आप इसका 1 या 2 बार दोहरान जरूर कीजिएगा, इसको पढ़ेगा। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जा रहा है, उसको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूले। वहाँ पर आपको समय समय पर क्विज भी प्राप्त होती हैं, और इस जो भी वीडियो है उनकी PDF भी वहाँ पर प्राप्त हुआ करेंगी। तो आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको सूचना प्राप्त होगी नहीं। अगर बेल के आइकन को प्रेस करने पर क्या है, आपको जब भी कोई नई वीडियो प्राप्त यहाँ से अपलोड होती है तो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुँच जाती है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।